नसीन, अमेरिका ने 150 जेट्स मिडिल ईस्ट के अंदर मजीद ट्रांसफर किए हैं और इसराइल ने अपने जो फॉर्मर मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, कमांडर्स हैं, चीफ्स हैं, उनको पूरी दुनिया से हंगामी तौर पर वापस बुला लिया है। यानी ये रिटायर्ड हैं, लेकिन इनको हंगामी तौर पर दोबारा बुलाया जा रहा है और प्रोबेबली जो है वो इनको दोबारा से सर्विसेज के अंदर जब शामिल किया जाएगा। और जाहिर है ये ऐसा इकदाम सिर्फ एक बड़ी जंग ही के दौरान जब लिया जाता है कि जो रिटायर्ड हैं उनको भी जो है वो वापस बुलाया जा रहा है। पूरी दुनिया से, यानी यूरोप में, एशिया से, बराज़म अमेरिका से इनको हंगामी तौर पर, फौरी तौर पर वापस बुलाया जा रहा है। इसी दरमियान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर क्या हुआ? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर जब वो इंस्टेबिलिटी डिक्लेयर कर दी गई है और ये कहा गया है ब्रिटिश मैरीटाइम एजेंसी की जानिब से कि यहां से जो शिप्स हैं वो गुजरते हुए एहतियात बरतें, यहां पर कोई भी वाकया पेश आ सकता है। ये सूरत हाल जब रेड सी के अंदर थी, जब यमन और ये सारी जंग जारी थी, तब ये सिचुएशन वहां पर डिक्लेयर की गई थी। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर भी, यानी ये दुनिया का सबसे सेंसिटिव रूट है, यहां पर थोड़ी सी भी डिसरप्शन, थोड़ा सा भी एक ऐसा माहौल कि यहां पर कोई गड़बड़ है वो भी नहीं होना चाहिए। एक्चुअल कोई वाकया हो जाना तो वो बहुत दूर की बात है, सिर्फ इतना भी नहीं होना चाहिए कि यहां पर कोई खतरा है, तो ऐसा कोई माहौल, ऐसा कोई थ्रेट भी नहीं होना चाहिए। तो अब उन्होंने बकायदा कह दिया कि यहां पर एक सिचुएशन ऑफ इंस्टेबिलिटी है, यहां पर कोई भी वाकया पेश आ सकता है, तो यहां से जहाज वो एहतियात करके गुजरे। और यही वो जगह जहां पर अमेरिकी बेड़े खड़े हैं, तो अमेरिकी बेड़े भी अब इस जगह को महफूज नहीं बना पा रहे हैं। तो अभी तो जंग शुरू नहीं हुई और ये इंस्टेबिलिटी यहां पर डिक्लेयर कर दी गई है और जंग शुरू होगी तो, और जो ऑयल है वो डॉलर बाय डॉलर जब वो ऊपर जाता चला जा रहा है। और ईरान में एक और वाकया हुआ, ईरान में एक और प्लेन जब वो क्रैश कर गया है और ये वो प्लेन था जिसमें ट्रेनिंग ली जा रही थी और उसमें पायलट जो है वो भी इसमें अपनी जान से गया है। तो ये ईरान के अंदर, यानी ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि ये दूसरा वाकया है कि जिसमें ट्रेनिंग ली जा रही है और उसमें पायलट भी मारा गया है। तो कोई नए जेट्स हैं जिनको उड़ाने की ईरानी पायलट्स वो कोशिश कर रहे हैं। इसी दरमियान जो यूक्रेन का थिएटर है और जो पैसिफिक का थिएटर है, वहां से भी एक्सक्लूसिव खबरें जब सामने आ रही हैं। जो कुछ भी इन दोनों थिएटर्स के अंदर होगा, यानी रशिया और चाइना, तो उसके बराह रास्त असरात मिडिल ईस्ट के ऊपर होंगे। क्योंकि रशिया और चाइना क्यों ईरान की मदद को आएंगे? क्योंकि उन दोनों को वेस्टर्न थ्रेट्स हैं, तो इसलिए वो इधर मदद करने आएंगे। रशिया ईरान के क्लोज तभी हुआ है जब यूक्रेन की जंग छिड़ी है। इससे पहले तो ईरान कब से इस बात का ख्वाहिशमंद है कि रशिया के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हो जाएं, रशिया उनको टेक्नोलॉजी दे दे, मिसाइल्स दे दे, जेट्स दे दे। S-400 उन्होंने कई सालों तक ईरान को नहीं दिया, तो ईरान तो बहुत ख्वाहिशमंद था, लेकिन रशिया ने, तो रशिया मजबूर हुआ है यूक्रेन जंग के बाद कि वेस्ट ने तमाम हदें तोड़कर उसने ये सारा कुछ किया, तमाम मुआहदे तोड़ दिए और फिर ईरान ऐसे मौके पर साथ खड़ा हुआ। ईरान ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ड्रोन्स और मिसाइल जब रशिया को दिए। तो जनाबे अली, इसलिए वहां पर जो कुछ होगा उसके असरात यहां पर होंगे। अब दोनों थिएटर से कितनी एक्सक्लूसिव खबरें सामने आ रही है। रशियन इंटेलिजेंस ने कहा है कि फ्रांस और बर्तानिया ये यूक्रेन को न्यूक्लियर बॉम्ब देने जा रहे हैं, हेल्प करेंगे, या तो वो खुद न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए या फिर यह है कि उसको न्यूक्लियर बॉम्ब जब देने जा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली यही है कि उसको न्यूक्लियर प्रोडक्शन यानी यूक्रेन करेगा विद द हेल्प ऑफ फ्रांस एंड बर्तानिया। अब आप जरा अंदाजा करें कि यूक्रेन को न्यूक्लियर बॉम्ब देने का मतलब यह है कि अब न्यूक्लियर जंग की तरफ धकेल रहे हैं मामले को। और कुछ दिन पहले हमने एक खबर आपको दी थी कि एक कंपनी है प्लांटीर, और ये वही है जिसका एप्स्टीन फाइल में नाम आया है, जिसमें इजरायली वज़ीर आज़म और एप्स्टीन बात कर रहे हैं कि एक नई कंपनी बनाई जा रही है। इस वक्त ये अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है इस हवाले से कि ये सॉफ्टवेयर बनाती है जिसको CIA और वेस्टर्न इंटेलिजेंस एजेंसी इस्तेमाल करती हैं। ये सबसे बड़ी डेटा कंपनी है, यानी इसके पास सबका डेटा है, कौन क्या कर रहा है, इंटेलिजेंस मालूमात। ये इस वक्त दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो डेटा है कि कौन किसके बारे में कितना ज्यादा जानता है। डेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये वो कंपनी है, और इसके अलावा ये सॉफ्टवेयर बनाती है और पेंटागन के साथ ये लिंक है। ये अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है। ही इज वर्किंग कि वो यूक्रेन की हेल्प कर रही है कि यूक्रेन जब वो न्यूक्लियर आर्म्ड किया जाए और साथ उसको बायोलॉजिकल वेपन्स भी बनाकर दिया जाए। तो ये खबर हमने कुछ दिन पहले आपके साथ शेयर की थी। आज इसको, यानी कि रशियन इंटेलिजेंस से बाकायदा तौर पर यह कहा जा रहा है कि यूक्रेन को न्यूक्लियर बनाने की जो कोशिश की जा रही है। ये जो खबर है जो हमने कुछ दिन पहले दी थी, उस वक्त जो बड़ा मीडिया है दुनिया का उसने रिपोर्ट नहीं किया था, और ये कुछ सोर्सेज से खबर आई थी और कुछ जो आउटलेट्स हैं उन्होंने रिपोर्ट किया था, हमने भी किया था, लेकिन बड़े मीडिया ने इसको रिपोर्ट नहीं किया था। आज रशियन इंटेलिजेंस ने इसको कंफर्म किया है कि ऐसा होने जा रहा है। तो ज़ाहिर है ये वो डेवलपमेंट्स हैं जो दुनिया को न्यूक्लियर जंग के करीब लेकर जा रही हैं। पैसिफिक के अंदर क्या हुआ है कि चाइना ने जापान के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन लिया है। जापान की 20 बड़ी जो कंपनीज हैं उनके लिए रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई बंद कर दी है, और चाइना ने यह कहा है कि जापान दोबारा से मिलिटराइजेशन की तरफ जा रहा है और जापान न्यूक्लियर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो हम इसको ये रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई जो बंद कर रहे हैं 20 बड़ी कंपनीज को। तो या यूक्रेन भी न्यूक्लियर बन रहा है, जापान भी न्यूक्लियर बन रहा है। अच्छा, चाइना जो है वो जापान को नहीं रोक सकता न्यूक्लियर बनने के हवाले से। जापान ज़ाहिर है वहां पर भी बड़े जीनियस माइंड्स बैठे हुए हैं, पैसा भी उनके पास है, टेक्नोलॉजी भी उनके पास है, तो वो न्यूक्लियर जब वो बना लेंगे। ठीक है, तो फिर आप देखिए कि दुनिया कैसी लगेगी। उधर पोलैंड कह रहा है, उधर जर्मनी कह रहा है, अब यूक्रेन हो गया, फिर यहां ईरान, सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर, टर्की वो बात कर रहा है। दुनिया के 40 के करीब ऐसे मालिक हैं जो न्यूक्लियर बनाने की सलाहियत रखते हैं। अभी तक उन्होंने बनाया नहीं है, लेकिन अगर वो चाहें तो वो बना सकते हैं। तो ये वजह सिर्फ ये है कि जो इजराइल और अमेरिका की पॉलिसीज और बिहेवियर रहा है रिगार्डिंग द वर्ल्ड, उसने दुनिया को जो है वो इंस्टेबल कर दिया। ठीक है ना, तो इसलिए दुनिया जो है वो न्यूक्लियर की तरफ बढ़ रही है। अब जरा मिडिल ईस्ट से आगाज करते हैं। वैसे इस वक्त रीजन को जो लोग चला रहे हैं
दे आर वेरी डेंजरस पीपल एंड दे आर नॉट नॉर्मल एट ऑल। हर सुबह उठकर वो एक नए मुल्क पर हमले की जब वो कोशिश करते हैं, बात करते हैं, प्लानिंग करते हैं, हर रोज उनका होता है कि इस मुल्क पर अटैक कर दो, इस मुल्क पर जो अटैक कर दो। सो दे आर नॉट नॉर्मल पीपल एट ऑल। यानी उनकी कोशिशें, उनकी एनर्जी, उनके रिसोर्सेज, उनकी सोच इस हवाले से नहीं है कि हमने कोई अमन यहां पर करना है, बल्कि किस मुल्क को तबाह करना है, ये उनकी सोच है। इसी को वो अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी समझते हैं। तो अगर कोई एंटिटी अपनी सेफ्टी इसमें समझती है कि जब दूसरे मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएंगे तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी होगी, तो फिर वहां पर क्या होगा? वहां पर वही होगा जो इस वक्त हम देख रहे हैं। अब जरा देखिए, जो अमेरिकी एम्बेसडर टू इजराइल है हकबी, तो वाशिंगटन ने अरब स्टेट्स को अप्रोच किया है और उनको ठंडा करने की कोशिश की है कि यह बयान जब उसकी जाती राय है, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। वाशिंगटन हैज अप्रोच्ड अरब स्टेट्स टू काम देयर एंगर। उनके गुस्से को ठंडा करने की कोशिश की गई है, जो अमेरिकी एम्बेसडर ने स्टेटमेंट्स दी हैं। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लैरिफाई किया है कि ये उसकी जाती राय है और हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। टाइम्स ऑफ इजराइल, यूएस रीअश्योरिंग अरब नेशंस दैट हकबी कमेंट्स ऑन इजराइल रूलिंग लार्ज पार्ट ऑफ मिडिल ईस्ट डू नॉट रिफ्लेक्ट यूएस पॉलिसी। ये हमारी पॉलिसी नहीं है, ये इसकी जाती राय है। अच्छा, तो ये व्हाइट हाउस ने ओपनली क्यों नहीं कहा? एक प्रेस रिलीज भी जारी नहीं की। वैसे तो उनको दुनिया के हर मसले पर बात करनी है, लेकिन ये इतना बड़ा मसला है, इस पर वो बात नहीं कर रहे। एक स्टेटमेंट व्हाइट हाउस जारी नहीं कर सका, एक प्रेस रिलीज जारी नहीं कर सका, कंडेमनेशन नहीं कर सका, इसको रिजेक्ट नहीं कर सका। इतने बड़ी स्टेटमेंट के बाद तो इस एम्बेसडर को फारिग कर देना चाहिए था। वो ओपनली स्टेटमेंट भी अब जाकर अरब स्टेट्स को कह रहे हैं कि जी हमारी ये पॉलिसी नहीं है। तो दे आर मेकिंग फूल टू द रीजन की लीडरशिप को वो फूल बना रहे हैं, ठीक है ना। उधर अपने उहदेदारों, मतलब इजराइल को अलाउ कर रहे हैं हर तरह की टेक्नोलॉजी से, मिलिट्री से, इकोनॉमी से, और फिर कहते हैं कि हमारी पॉलिसी नहीं है, गजा को लेना, वेस्ट बैंक को लेना, ग्रेटर इजराइल हमारी पॉलिसी नहीं है। तो इजराइल कर क्या रहा है? ग्रेटर इजराइल तो बना रहा है। और क्या ट्रंप ने जब वो यरूशलेम को इजराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम नहीं किया? क्या गोलान हाइट्स को इजराइल का ऐसा नहीं माना? तो रीजन जब तक अपनी फैंटेसी से नहीं उठेगा तो फिर यही इनके साथ होता रहेगा। अब कह रहे गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पसे पर्दा सामने आकर भी नहीं। तो इसी दरमियान जनाब लेबनान की सूरत हाल यह है कि इजरायली जो फाइटर जेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, वो बेरूत के ऊपर और सदरन लेबनान के ऊपर इस वक्त फ्लाई कर रहे हैं। तो ये लेबनान भी ज़ाहिर जंग में होगा। और राइटर्स ये बता रहा है कि इजराइल ने लेबनीज गवर्नमेंट को यह कहा है कि इजराइल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेबनान में टारगेट करेगा अगर हिजबुल्लाह ने ये जो ईरान जंग है इसमें हिस्सा लिया। तो पहले कौन सा इजराइल जब वो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाता, जो अब वो बनाने की धमकी दे रहा है, इजराइल ने पहले कौन सा बख्शा है जो अब वो इस तरह की धमकियां लगा रहा है? लेकिन बात देखें, बड़ी खौफनाक है। इजराइल कह रहा है कि हम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेबनान में निशाना बनाएंगे। तो ये जंग जिसका ट्रिगर किसी भी वक्त दब सकता है, बहुत ही खौफनाक और बहुत ही भयानक जंग होगी, और जो रीजन को किसी भी डायरेक्शन में ले जाएगी और इनरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन जब वो लेकर आएगी। इराक जंग की तबाही से तो अभी तक निकल नहीं सका रीजन, और पता नहीं अगले 20 साल में भी निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो इराक जंगी थी ना जिससे दाइश निकलकर सामने आई, जिसके बाद जब वो आपको अरब स्प्रिंग जैसा फिनोमेना जब देखने को मिला, जिसको डिजाइन किया गया बाकायदा, तो जंगों में से फिर आगे बहुत सारी चीजें जब निकलकर सामने आ जाती है। तो बात नाज़रीन यह है कि नेतन्याहू इस वक्त अलाउ नहीं करेगा कि यहां पर मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं या अमेरिका यहां से जब विड्रॉ कर जाए। अगर नेतन्याहू को कुछ ऐसा लगा भी सही, तो नेतन्याहू जब वो ईरान पर अटैक लॉन्च कर देगा और अमेरिका को इसमें ड्रैग कर लेगा। अब नेतन्याहू 30 साल कोशिश के बाद अमेरिका को इस नहज पर ड्रैग करके ले आया है, यहां से अब नेतन्याहू वापस नहीं जाने देगा। इजरायली मीडिया ये खबर दे रहा है कि इजराइल ने अपने तमाम सीनियर फॉर्मर जो ऑफिशियल्स हैं उनको बुला लिया है। वो ऑफिशियल जो डिफेंस से ताल्लुक रखते हैं, वो जो सिविल सर्विसेज से ताल्लुक रखते हैं, सिविल सर्विसेज सेक्टर से, सबके सबको बुला लिया कि फौरी तौर पर एज सून एज पॉसिबल पहुंचे। यानी जो मिलिट्री के लोग हैं और जो सिविल सर्विस सेक्टर्स के हैं, उनको सबको बुला लिया। ये रिटायर्ड है, और कोई यूरोप में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में है, इन सबको जब वापस बुला लिया है। ये वर्ल्ड वॉर में होता है जनरल मोबिलाइजेशन, और मतलब रिटायर्स को भी बुलाया जाता है। यूक्रेन जैसे एक फुल फ्लैज वॉर लड़ रहा है, तो उसमें बूढ़े भी शामिल हो रहे हैं, उसमें जनाब अली रिटायर्ड भी आ रहे हैं, सारा कुछ आ रहा है। तो यहाँ इजराइल रिटायर्ड को भी बुला रहा है, काफी इंपॉर्टेंट बात है। और वाईटी मीडिया जो इजराइल का है, उसने कहा है अमेरिकन अटैक ऑन ईरान इज इमिनेंट। अमेरिकी हमला बिल्कुल नविश्ता दीवार है। और इसी वायनेट मीडिया ने फाइनेंशियल टाइम की जो रिपोर्ट है उसको कोट किया है कि यूएस हैज ओनली डेज ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटी अगेंस्ट ईरान। वो भी इस बात को मान रहा है कि अमेरिका के पास सिर्फ चंद दिन की कैपेबिलिटी है ईरान पर इंटेंस स्ट्राइक करने की। उसके बाद जो इंटेंसिटी है वो अमेरिका को काम करनी पड़ेगी, बाकी बमबारी वो जारी रख सकता है, लेकिन इंटेंसिटी कम करना पड़ेगी। तो इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स को इसमें जब वो कोट किया गया है, 4 से 5 डेज की ये इंटेंस कैपेबिलिटी है, मैक्सिमम 1 वीक की हो सकती है, और उसके बाद इंटेंसिटी को जब वो लोअर करना पड़ेगा। अच्छा, ट्रंप ने इस वक्त जो स्टेटमेंट जारी की है, ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी लगाई है कि डायर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर मुज़ाकरात जब वो फेल हो गए, और आर्मी की हाई एफिशिएंसी है, किसी भी अटैक के लिए जब वो तैयार हैं। ये सारी बातें जब उसने की हैं। और ये देखना, ये जो तरीकाकार है ना कि साथ साथ धमकियां देना, जंग कर देंगे, हमला कर देंगे, ये अगले मुल्क को ह्यूमिलिएट करने वाली बात होती है। यानी आप कंट्रीज को इस तरह से फ्रेम करते हैं कि मतलब उनकी कोई हैसियत ही नहीं है, ये बात मानो नहीं तो तुम्हारे साथ ये कर देंगे। ये इस तरह से, मतलब वो कंट्रीज को कंट्री समझ ही नहीं रहे। तो ये काफी, ये जो तरीकाकार होता है ना, ये काफी ह्यूमिलिएशन होती है। सो अच्छा, सीबीएस ने क्या लिखा है? सीबीएस ने लिखा है कि ट्रंप जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है इस वजह से कि उसको ये जो बताया जा रहा है कि यहां पर हमारी मिलिट्री लेवरेज की लिमिट है, अमेरिकी मिलिट्री की भी लिमिट है। इस बात पर ट्रंप जो है वो काफी ज्यादा
फ्रस्ट्रेटेड है और ट्रंप को यह बताया गया है कि ईरान पर कोई भी हमला ये जरूरी नहीं कि वो एक डिसाइसिव ब्लो साबित होगा और कुड ओपन द डोर टू अ ब्रॉडर वॉर। इससे एक बड़ी जंग छिड़ सकती है, ब्रॉडर कन्फ्रंटेशन, और अमेरिका एक प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो है वो ड्रैग हो जाएगा। इस बात पर ट्रंप साहब काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि ट्रंप अपनी पावर को बहुत ओवर एस्टिमेट करते हैं। अब इस वक्त ट्रंप की स्ट्रेटजी यह है कि इधर से इकोनॉमिक माइट को इस्तेमाल किया जाए और जहां पर जरूरत पड़े फिर मिलिट्री माइट को इस्तेमाल किया जाए। और वो बार बार इस बात को दोहराते हैं कि हमारी मिलिट्री माइट ऐसी है जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता। तो मिलिट्री माइट 10-15 दिन में किसी भी मुल्क को जो ना ढेर कर दिया, जैसे वेनेजुएला को 30 मिनट के अंदर ढेर किया। तो अलग वेनेजुएला भी ढेर नहीं हुआ, रिजीम वहां पर वो बैठी हुई है। तो मिलिट्री माइट के जरिए एम्पायर के खिलाफ उठने वाली आवाजों को ढेर करना, तो वो ओवर एस्टिमेट करते हैं कि नहीं वो कर लेंगे। अच्छा जी, वाशिंगटन पोस्ट ने बताया है कि पिछले एक हफ्ते के अंदर 150 एयरक्राफ्ट जो है वो यूरोप से मिडिल ईस्ट ट्रांसफर कर दिए गए हैं। जो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स हुआ है उसके बाद से लेकर अभी तक 150 मोर जेट्स है वो यहां पर ट्रांसफर किए हैं। पिछले 24 घंटों में भी काफी जेट्स है वो आए हैं, 150 मोर जेट्स आ गए। तो ये टोटल तादाद 1000 और उससे भी ऊपर जब जा सकती है। अच्छा, साउथ अफ्रीका ने जो है वो कहा है यूएन को कि फलस्तीन को रिकॉग्नाइज किया जाए, फुल मेंबरशिप जब फलस्तीन को यूनाइटेड नेशन में दी जाए, ये साउथ अफ्रीका कह रहा है। बर्तानिया की जो मैरीटाइम एजेंसी है, यानी ये वो है जो पूरी दुनिया में मैरीटाइम रूट्स को और एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। जो भी समंदर में वाक़या होता है तो ये बर्तानवी मैरीटाइम एजेंसी बता रही होती है। जैसे रेड सी में कोई जहाज हिट हो गया तो वो यूके मैरीटाइम एजेंसी बताएगी। तो ये यानी तमाम मैरीटाइम रूट्स को कंट्रोल करती है और देखती है, ऑब्जर्व करती है। सो ब्रिटिश मैरीटाइम अथॉरिटी ने कहा है कि स्टेट ऑफ नेविगेशन इंस्टेबिलिटी लागू कर रहे हैं इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, शिप्स आर एडवाइज्ड टू एक्सरसाइज कॉशन। यानी उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को इनस्टेबल डिक्लेयर कर दिया कि यहां पर नेविगेशन जो है वो स्मूथ और स्टेबल नहीं है कि आप जैसे रूटीन में जा रहे हैं, नहीं वैसा नहीं है। यहां पर इंस्टेबिलिटी है, सिचुएशन ऑफ इंस्टेबिलिटी है, कहीं से कोई अटैक हो सकता है, आपका जहाज पकड़ा जा सकता है, ये बंदिश की वजह से आप लंबी लाइनें लग सकती हैं और आपको यानी परमिशन लेना पड़ सकती है, इंतजार करना पड़ सकता है। यानी स्मूथ एंड स्टेबल नेविगेशन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अवेलेबल नहीं है, एनी टाइम कुछ भी हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है कि बर्तानवी मैरीटाइम एजेंसी वो इसको स्टेट ऑफ इंस्टेबिलिटी उसने डिक्लेयर कर दिया, अभी हुआ भी कुछ भी नहीं। तो इसके बाद भी $2-3 जो प्राइसेस हैं ऊपर चली जाएंगी। और ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि अगर हमारे ऊपर अटैक किया गया सो वी विल टीच देम लेसन दे विल नेवर फॉरगेट। उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो फिर याद रखेंगे, वो कभी भूलेंगे नहीं। ये ईरान के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ। अच्छा, जो ईरानियन आर्मी है उसका एक ट्रेनिंग जो प्लेन है वो जनाब अली क्रैश हुआ है इस्फहान के करीब और उसमें जब पायलट मारा गया है। ये एक और यानी कि बड़ा वाकया जब वो पेश आ रहा है, ये दूसरा ऐसा वाकया है कि जिसमें पायलट जब वो मारा गया। अच्छा, इसी दरमियान खबर यह है कि ईरान आज के रोज शायद अगले कुछ घंटों में अमेरिकन साइड को अपना ड्राफ्ट जो है वो देने जा रहा है। ड्राफ्ट प्रपोजल जो है वो ईरान देने जा रहा है अगले कुछ घंटों के अंदर। और अमेरिकी मीडिया और इजरायली मीडिया के मुताबिक इस ड्राफ्ट को देखते हुए अमेरिकन ये डिसाइड करेंगे कि अगला राउंड करना है या फिर जब वो अटैक करना है। तो ये डेवलपमेंट सामने आ रही है कि अगले कुछ घंटों में ईरान ड्राफ्ट देगा, उसके बाद अमेरिका जो फैसला करेगा। अच्छा, 3 से 4 ऑप्शंस हैं ट्रंप को जो दिए जा रहे हैं कि एक ये है कि फौरी इसी वक्त अगले 24 घंटों में अटैक कर दिया जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि एक राउंड और करके फौरी उसके बाद जब अटैक कर दिया जाए। और तीसरा ऑप्शन ये है कि नेक्स्ट वीक अटैक किया जाए। और फोर्थ ऑप्शन ये है कि रमजान के बाद अटैक किया जाए। ठीक है, ये 4 ऑप्शन जो है ट्रंप के सामने रखे जा रहे हैं और ये लिंडसे ग्राहम और ये सारी लॉबी उनको कह रही है कि फौरी जो है वो अटैक किया जाए। अच्छा, ये रशियन इंटेलिजेंस आप जरा देखिए, कहते हैं कि लंदन एंड पेरिस ये न्यूक्लियर बॉम्ब देने की जब यूक्रेन को कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटेन एंड फ्रांस आर प्रिपेयरिंग टू आर्म यूक्रेन विद अ न्यूक्लियर बॉम्ब। और बर्तानिया और फ्रांस ये समझते हैं कि यूक्रेन के लिए ये बहुत जरूरी है और वो ये समझते हैं कि हर सूरत में यानी रशिया को ढेरी यहां पर करना है। तो रशिया ने ये कहा है कि ये जो मर्जी कर लें, लीव्स नो चांस व्हाटसोएवर फॉर अचीविंग विक्ट्री ओवर रशिया, कि ये जो है वो कोई यहां पर कामयाबी जो हासिल नहीं कर सकेंगे। तो बर्तानिया और फ्रांस ये करने की जब वो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, 16 फरवरी को हमने एक खबर आपके साथ शेयर की थी और उसमें ये बताया था कि जो प्लांटीर ये कंपनी है जो जिसका नाम एप्स्टीन फाइल्स के अंदर आया है और इसका जो सरबराह है उसका ताल्लुक बरह रास्त वो इजराइल के साथ निकल रहा है। तो इस वक्त ये बड़ी कंपनी है अमेरिका की और ये सॉफ्टवेयर भी बनाती है CIA और बाकी सब के लिए, स्पेशल सर्विसेज के लिए, मिलिट्री डिपार्टमेंट्स के लिए। इसको हैकर्स ने हैक किया और उसमें से उन्होंने ये डाटा निकाला है कि ये न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल वेपन बनाने में यूक्रेन को हेल्प कर रही है और ये डाटा ट्रांसफर किया जाएगा रशिया और चाइना को। ये 16 फरवरी की खबर है और आज है वो ये खबर सामने आ रही है कि रशिया की इंटेलिजेंस इस बात को कंफर्म कर रही है कि वो न्यूक्लियर देने की कोशिश कर रहे हैं। एक कंट्री जो ऑलरेडी हालत जंग में है उसको न्यूक्लियर देने का फिर क्या मतलब कि यूक्रेन इस्तेमाल करेगा रशिया पे, उसके बाद फिर क्या होगा। अच्छा, चाइना ने ब्लॉक कर दिया है 20 जापान की मिलिट्री से लिंक जो फर्म्स हैं उनको मिनरल्स, वो मिनरल जो डुअल यूज के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, यानी मिलिट्री पर्पज के लिए और सिविलियन पर्पज के लिए दोनों। तो वो तमाम मिनरल्स है वो 20 जापान की फर्म्स को बंद कर दिए, बैन कर दिए। ये बहुत बड़ा इकदाम है जो चाइना की जानिब से उठा गया, यानी ये बहुत बड़ी सैंक्शंस हैं जो उन्होंने लगाई हैं। और वजह क्या बताई है कि हम जापान को रोक रहे हैं कि वो न्यूक्लियर जो है वो ना बना सके। तो जापान जब न्यूक्लियर बनाने की तरफ जा रहा है तो ज़ाहिर है चाइना इकदाम उठाएगा, लेकिन चाइना जापान को रोक नहीं सकेगा न्यूक्लियर बनाने से।
तो दुनिया न्यूक्लियर की तरफ जो बढ़ रही है। और चाइना ने ये कहा है कि जो टैरिफ का मामला अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस हवाले से हम देख रहे हैं और फिर अपना जो है वो इकदाम उठाएंगे। चूंकि चाइना के खिलाफ तो पहले ये वेपन फेल हो चुका है, तो अब तो चाइना और ज्यादा खुलकर सामने आएगा। ये ताजा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज लोग आकर इजाजत दी। अल्लाह हाफ़िज़।